वक्त है दमदार 10 का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संसद से है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है और संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सम्मानित किया गया है। दरअसल 2 दिन बाद से उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चेहरे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही एसआईआर को लेकर विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है, इसे लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि मोदी 3.0 में एनडीए संसदीय दल की यह दूसरी बैठक है और इससे पहले 2 जुलाई 2024 को बैठक हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बताया था कि उन्हें संसद में कैसा आचरण करना चाहिए। उसके बाद आज एनडीए संसदीय दल की यह दूसरी बैठक हो रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। प्रधानमंत्री को यहां पर माला पहनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें यह माला पहनाया। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज की जो बैठक होने जा रही है, किन बिंदुओं पे चर्चा हो सकती है और कितना इसको अहम देखा जा सकता है? तकरीबन आधे घंटे पहले बैठक शुरू हुई है और उसमें सबसे पहले पहलगाम हमले में जो मारे गए थे भारतीय, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद ऑपरेशन सिंदूर का में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और उसकी सराहना हुई। इसके साथ ही विदेशों में जो डेलीगेशन गया था भारतीय सांसदों का, और जिस प्रकार से अलग अलग देशों में जाके उन सांसदों के दलों में, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल थे, उन लोगों ने भारत का पक्ष रखा। इस बात को लेकर प्रस्ताव आया। तो कुल मिलाकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि ये पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक थी, तो उस लिहाज से समझा जा रहा था कि ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो उसी के इर्द गिर्द रहेगा और अभी तक वही नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर रहा और यहाँ भी संसदीय दल की बैठक में उसी की गूंज सुनाई दे रही है। अमित? अच्छा देवेंद्र, क्योंकि अब थोड़ी ही दिनों में इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही, जिसमें उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा देश के, तो उसको लेकर भी क्या एनडीए की इस बैठक जो हुई है, इसमें कोई चर्चा हुई या कोई नाम निकलकर सामने आया? बैठक तो अभी चल रही है, लेकिन दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है कि इतनी बड़ी बैठक में उपराष्ट्रपति को लेकर कोई नाम को लेकर चर्चा होगी। वो उपराष्ट्रपति का नाम जब तय किया जाना होगा तो बीजेपी जब एक बार नाम तय कर लेगी तो उसके बाद एनडीए के सांसदों का जो कोर ग्रुप है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह हैं, उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा और जो नाम का अनाउंसमेंट होगा उसके 1-2 दिन पहले ही ये प्रक्रिया की जाएगी। इतनी बड़ी बैठक में उसके होने की कोई ऐसी संभावना नहीं थी, ना है। और निश्चित तौर पर जैसे कि पहले मैंने कहा कि आपको ऑपरेशन पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह की चीज़ों की बात होगी। इसके अलावा विदेशों में जिस तरह से डेलीगेशन गया उसको लेकर बातचीत, संसद में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बातचीत, लेकिन किसी फैसले के लिए आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी बैठक है तो उस बैठक में कोई फैसला नहीं होता, उपराष्ट्रपति को लेकर भी नहीं होगा। जी, लेकिन देवेंद्र, क्योंकि आपने जिक्र किया कि संसद में इस वक्त जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है उस पर जरूर यहाँ पर बात होगी, तो उसमें है कि एसआईआर जो मुद्दा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, संसद में हो बाहर हो। क्या इस पर भी हो सकता है कि एनडीए के घटक दलों के बीच कोई चर्चा हो, किस तरह से टैकल करना है यहाँ पर विपक्ष को? और एसआईआर को लेकर ऑलरेडी क्योंकि लाइन क्लियर है, एनडीए के सभी सांसदों को ये पता है कि अपोजिशन एक पॉलिटिकल स्टेज क्रिएट करने के लिहाज से इस मुद्दे को उठा रहा है। अन्यथा उसमें चुनाव आयोग वो सारी आपत्तियों का जवाब दे रहा है जो कि विपक्ष उठाता है, और ये चुनाव आयोग और विपक्ष का मसला है, उसमें सरकार या सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। जैसे संसद में भी इस लिहाज से चर्चा नहीं होती कि मान लीजिए अपोजिशन के सांसदों द्वारा तो इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे अगर, तो उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना है, जो कि संसद नहीं आ सकता। चुनाव आयोग अलग एक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो वहीं पर उसका जवाब दिया जा सकता है, संसद में उसका जवाब नहीं दिया सकता। हाँ, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में अगर बात होती है तो क्योंकि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भारत सरकार के कानून मंत्री वो प्रस्ताव लेके आते हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन मुद्दों का जवाब दे।
लेकिन SIR या इस तरह की चीज़ों के लिए चुनाव आयोग, अपोजिशन, इन दोनों के बीच का मसला है। ऐसे में सरकार की समस्या ये है कि वो सदन में कैसे चर्चा करा सकती है, और निश्चित तौर पर उन मसलों को लेके एनडीए के सभी दल इस मसले पे एकजुट है कि अपोजिशन जानबूझ के मुद्दे क्रिएट कर रहा है। अभी भी जैसे बिहार के संदर्भ में आप देखें तो 1 महीने का लगभग समय है, 2-3 दिन बीत गया, और जो ड्राफ्ट कॉपी रखा गया है मतदाता सूची के द्वारा, अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का जुड़ गया है, इन दोनों ही कंडीशन में आप आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा हो रही है, प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि वजह ज़्यादा ये है कि एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट किया जाए, और लगातार चुनाव आयोग की अपोजिशन के निशाने पे रहता ही है, उसी की एक कड़ी के तौर पे इसे भी देखा जा रहा है। अमित जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरह से संसद के अंदर एक आप कह सकते हैं कि एनडीए ने जिस तरह से पूरे ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसमें जो एकजुटता दिखाई, और जिस तरह से पूरे एकजुट रहे और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो ज्यादा एक साथ है, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है बनिस्बत इसके कि जो विपक्ष वहां पर नजर आ रहा है, इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है। इस बीच देवेंद्र, एक और जो अहम चीज है कि आज का दिन 5 अगस्त का दिन है, और 5 अगस्त आप जानते ही हैं कि ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2019 में 5 अगस्त के दिन ही आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था, और एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम था, और जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे में क्या आज के दिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ा बिल या कुछ ऐसी कोई कह सकते हैं कि किस पर चर्चा हो रही हो इस बैठक में, कुछ ऐसा हो सकता है? 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन होने के लिहाज से अगर आप बात करें तो अमित, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत बड़ी खबर थी और बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कश्मीर को लेकर दुनिया में भी एक अलग अलग बयानबाजियाँ होते रहती थी। और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ, उसने यह बताया कि हाँ, भारत सरकार ने वो जो कदम उठाया था वो कितना वाजिब था, कितना ज़रूरी था। लेकिन आज के दिन की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त को ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने जा रहा है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम ज़रूर है जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी वहां पे जो आतंकी मारे गए हैं 1990 के बाद, उनको नौकरियां दे रहे हैं, और वहां भी आप सुनेंगे इस तरह की बातें कि अगर धारा 370 को नहीं हटाया गया रहता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने और ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ ही अन्याय हुआ था कि आतंकियों ने उनके परिवार के किसी व्यक्ति को निशाना बनाया, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला, बहुत सारे केसेस भी नहीं हुए, बहुत सारे मामले ऐसे भी थे और कोई नौकरी नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें, उन सारे जख्मों पे इतने लंबे समय के बाद अगर मलहम लगाया जा रहा है तो वो उसकी एक वजह ये भी है कि धारा 370 नहीं है, अन्यथा वहाँ की सरकारें तो इन सारी चीज़ों को कर ही नहीं रहती। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनकी हत्या हुई थी आतंकवादियों के द्वारा, और उन परिवारों को भी कोई राहत नहीं दिया गया, जबकि एनसी वहाँ लंबे समय तक सरकार में थी। अमित जी, तो बिल्कुल आज नजर हम रखेंगे संसद पर कि संसद में कार्रवाई के दौरान क्या कुछ अहम होता है, और साथ ही आप भी नजर बनाए रखें क्योंकि आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, जैसे इस बारे में लगातार अपडेट्स आते रहेंगे हम भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन एनडीए की बैठक से पहले भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। भारत ने बता दिया है कि राष्ट्रहित के लिए वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। रूस के साथ तेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी उसे लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, और भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत राष्ट्रीय हित और आर्थिक हित की सुरक्षा को लेकर अपना फैसला लेता रहेगा। साथ ही भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह आईना भी दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर 6 पॉइंट में जवाब दिया है। वो क्या 6 पॉइंट्स हैं वो एक एक करके आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत ने लिखा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत को इस तरह के आयात के लिए प्रोत्साहित किया था। दूसरा है कि भारत के आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं को कम और किफायती दर में लगातार ऊर्जा देना था। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हमारे मामले के विपरीत उनका बिजनेस कई मजबूरियों के अंदर नहीं है कि भारत को तेल की जरूरत है, और एक बहुत ही ऐसा आप कह सकते हैं कि कमोडिटी है जिसको हर जगह से ले पाना मुमकिन नहीं होता है, कुछ एक देश के पास ही तेल मिलता है। यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार है जो करीब 67.5 अरब यूरो था। इसके अलावा 2023 में
सेवाओं का व्यापार भी 17.2 अरब यूरो होने का अनुमान है। यह उस साल का है और उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से देखा जाए तो काफी ज्यादा है। 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया था, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड के पार चला गया। चौथा, यूरोप और रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन, उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल है। पांचवा, जहां तक अमेरिका का सवाल था, वो भी परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम और साथ ही तमाम जो दूसरे पदार्थ चाहिए वो खरीदता रहा है। अब भारत को यह जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस धमकी के बाद दिया गया जिसमें ट्रंप ने भारत और उसके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात की थी और रूस से तेल खरीदने का जिक्र किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन द्वारा कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। अब भारत अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी पर कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप और पीएम मोदी को दोस्ती पर भी तंज कस दिया है। कहा है कि पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए क्योंकि उनके मित्र ट्रंप किस तरह से भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं। मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया, फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है प्रधानमंत्री का, विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया, 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच 15 अगस्त से पहले दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी सेंध की खबर आ रही है। 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लाल किले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम डमी बम लेकर घुस गई। लाल किले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों को भनक तक नहीं लगी। चेकिंग के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी डमी बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया। लाल किले की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सभी की ड्यूटी लाल किले की सुरक्षा में लगी थी। साथ ही पुलिसकर्मियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस हर रोज 15 अगस्त के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी ड्रिल्स करती है, टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही ड्रिल शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की थी, जहां पुलिस के जवान डमी बम को डिटेक्ट नहीं कर पाए और स्पेशल सेल की टीम डमी बम को लेकर दाखिल हो गई लाल किले के अंदर। 15 अगस्त से ठीक पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के 7 जवानों को आला अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें तो लाल किले की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है 15 अगस्त के चलते। लेकिन आपको बता दें कि बीते शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक खुफिया तरीके से ड्रिल की, जिस ड्रिल के तहत जो है स्पेशल सेल की टीम एक डमी बम को लेकर पहले लाल किले तक पहुंची और उसके बाद उस डमी बम को स्पेशल सेल की टीम अंदर ले जाने लगी। स्पेशल सेल की टीम ने देखा कि किसी भी तरीके से जो भी सुरक्षा चक्र लाल किले के दौरान बनाए गए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, वहां पर उनके बैग की गहन तरीके से तलाशी नहीं ली गई, जिसके चलते स्पेशल सेल की टीम उस डमी बम को लेकर लाल किले के परिसर के अंदर पहुंच गई। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को दी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा में तैनात 7 दिल्ली पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, यहां पर लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और डमी बम के साथ तो स्पेशल टीम
लाल किले में घुस गई। वहीं अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे 5 बांग्लादेशियों ने भी लाल किले में घुसने की कोशिश की। अब दिल्ली पुलिस ने सभी 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। पांचों बांग्लादेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टीम बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है कि आखिर 15 अगस्त से पहले लाल किले में आने का उनका मकसद क्या था। पिछले 3 दिनों में लाल किले की सुरक्षा में 2 बार बड़ी चूक हुई है और दूसरा मामला सोमवार का है, जब 5 बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते दिल्ली पुलिस की टीम ने उन 5 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया। इस वक्त हम लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने मौजूद हैं। यहां पर आप देखें तो एक बड़ा बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है लाल किला 15 अगस्त तक आम पब्लिक के लिए बंद है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते यहां पर सुरक्षा पहले से ही कड़ी है, लेकिन ये 5 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, ये पांचों के पांचों बांग्लादेशी सोमवार को दिल्ली के लाल किले पहुंचे और लाल किले में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम जो कि लाल किले की सुरक्षा में तैनात है, उन्होंने इन 5 बांग्लादेशियों से उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, जिसके बाद इनसे किसी वैलिड पास की डिमांड की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन इनके पास कोई भी वैलिड पास नहीं था। जिसके बाद पुलिस की टीम जो कि लाल किले की सुरक्षा में तैनात है, उन्हें इन 5 पर शक हुआ और इन 5 को डिटेन किया गया। और दमदार 10 में अब बात करेंगे गुजरात के वडोदरा में आ रही हैरान करने वाली एक खबर की। गुजरात के वडोदरा जिले में 9 जुलाई को गंभीरा नदी पर बना पुल ढह गया था। एक टैंकर पुल पर लटक गया था जिसे अब तक हटाया नहीं जा सका है। प्रशासन लगातार टैंकर को हटाने की कोशिश में लगा है। हादसे के 28 दिन बीत जाने के बाद भी टैंकर अभी भी पुल से लटका हुआ है। अब बैलून तकनीक की मदद से टैंकर को हटाया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े गुब्बारों में विशेष तरह की हवा भरी जाएगी और जिन्हें टैंकर से अटैच किया जाएगा और धीरे धीरे टैंकर को पुल से हटाया जाएगा। पुल की जर्जर हालत के चलते टैंकर को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल तक नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पुल हादसे में 20 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद अब तक ये जो टैंकर है, भारी भरकम टैंकर, अभी भी इस पुल से लटक रहा है। और अब खबर है दिल्ली के पास सटे गुरुग्राम से, जहां पर रीलबाजी और स्टंटबाजी का एक नशा किस तरह से लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है, उसकी एक और बानगी देखने को मिली। एक बार फिर से यहां पर वायरल होने वाले और वायरल करने वाले वीडियोस के बनाने के चक्कर में कौन कौन फंसा, आपको बताते हैं। गुरुग्राम में बीच एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों का काफिला रोककर स्टंट किया गया। बीच सड़क पर 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी करके रील बनाई गई और कारों के काफिले को बीच सड़क पर रोककर जाम लगाया गया। दर्जन भर से ज्यादा लड़के 10 मिनट तक एक्सप्रेस वे के बीच में गाड़ियां खड़ी करके रील बनाते रहे और हंगामा करते रहे। बताया जा रहा है कि घटना रविवार शाम गुरुग्राम सेक्टर 108 के शोभा सिटी इलाके की है। हैरानी की तो बात यह है कि पुलिस को इस मामले में कल दोपहर तक जानकारी ही नहीं थी। अब पुलिस कह रही है कि मामला संज्ञान में आया है, अब आगे जांच होगी, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वायरल होने की सनक में ऐसे हुड़दंगी 20 सड़क पर बेखौफ स्टंट करके रील बनाते हैं, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के इस वीडियो में 20 से ज्यादा गाड़ियां आपको सड़क के बीच में नजर आ रही हैं। इस पे जो लड़के सवार हैं वो 20 सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। कोई सनरूफ से बाहर निकला हुआ है तो कोई गाड़ी के गेट पर लटका हुआ है। इसके अलावा कारों की छत पर बैठकर भी कुछ लड़के शोर मचा रहे हैं। कुछ लड़के 20 सड़क पर खड़े होकर इन हरकतों का वीडियो बना रहे हैं। देखिए किस तरह से कोई इनको डर नहीं है और उनके चलते जो दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है उसका भी इन्हें कोई इल्म ही नहीं है। अब राजधानी दिल्ली एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गई है। जहांगीरपुरी में 20 साल के युवक ने हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया और वहीं द्वारका मोड़ पर इलाके में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दी गई, जिससे दहशत फैल गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली में हड़कंप मच गया और 2 इलाकों में कई राउंड गोलियां चली। जहांगीरपुरी में 15 साल की लड़की को गोलियों से भून डाला गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं पर द्वारका मोड़ इलाके में गैंग वॉर में गोलियों की बौछार हुई। रोहतक से आए 28 साल के मोहित को 6 से ज्यादा गोलियां लगी हैं और उसकी हालत गंभीर है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है उसका। 15 साल की सुंबुल अपनी सहेली के साथ मार्केट गई थी, तभी 20 साल का आर्यन पिस्टल लेकर आया और सुंबुल पर फायरिंग करने लगा। सुंबुल बचने के लिए पास के क्लिनिक में गई, लेकिन आर्यन ने वहां जाकर भी उसके ऊपर गोलियां बरसाता रहा। उधर दिल्ली से ही द्वारका के इलाके में एक और घटना हुई। मोहन गार्डन इलाके में फायरिंग से दहशत फैल गई। हरियाणा के एक गैंग के गुर्गे ने मोहित नाम के शख्स को गोलियों से भून दिया।
दोनों ही वारदातों में अपराधी फरार हैं। जहांगीरपुरी में लड़की के मर्डर से दहशत फैल गई है। बीच बाजार वारदात को अंजाम दिया गया और सोमवार रात करीब 8:10 पर यह घटना हुई। सुंबुल नाम की लड़की और आर्यन में क्या संबंध थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में हत्या को अंजाम दिया गया है, तो वहीं पर द्वारका फायरिंग के मामले की भी जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान और तलाश की जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सोमवार की शाम तकरीबन 8:10 पर पुलिस को सूचना मिली। घटना ठीक इसी जगह पे ये डॉक्टर के महाजन की क्लिनिक है, जहां पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहां खून का निशान है। इसी जगह पर लड़की को गोली मारी गई है। लड़की की पहचान सुंबुल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 15 साल तकरीबन बताई जा रही है। घटना से के मुताबिक लड़की अपनी एक सहेली के साथ घर से कुछ खाने के लिए निकली थी, तभी उसके ऊपर एक लड़का था, इसी रास्ते से पीछा करने लगा और उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करने लगा। लड़की अपनी जान बचाने के नियत से यहाँ पर भागी थी। आप घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुलेट मार्क को पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है और ठीक इसी जगह पे उसके ऊपर लड़की के ऊपर फायरिंग की गई और कई गोली चलाई गई, जिसमें से लड़की को, जो सुंबुल लड़की है, उसको कई गोली लगी है। अब द्वारका मोड़ इलाके में मोहित नाम के गैंगस्टर को गोली मारी गई। उसकी हालत गंभीर है। वो रोहतक से द्वारका अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया था और मौके से ही जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी संजय शाह। दिल्ली का द्वारिका इलाका सोमवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। यहाँ पर शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अचानक गोलियां चलने लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है। यहाँ पर 19 राउंड से ज्यादा फायरिंग की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मोहित नाम का एक शख्स है, जिसके ऊपर 3 बाइक सवार बदमाशों ने घेर कर यहाँ पर गोलियां चलाई है। घायल युवक को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन शुरू की है। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी क्राइम सीन देखने को मिला। यहां भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दिल्ली से गुरुग्राम गए एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। वारदात सोमवार देर शाम की है। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। प्रॉपर्टी विवाद में शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाम सोसाइटी के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 40 साल के रोहित शौकीन किसी काम से गुरुग्राम गए थे। दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर किसी के साथ पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस को शक है कि इसी रंजिश में हत्या की गई है। हालांकि गैंगवॉर के एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश कर रही है।